दोस्तों नमस्कार। मैं मोहनलाल लोधा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों, इतिहास विषय में मेरी विशेष रुचि है और इतिहास विषय में मैंने एमए किया है। एमए के साथ नेट जेआरएफ 4 बार नेट भी किया है और 1 बार जेआरएफ किया है। और इतिहास विषय से दोस्तों मेरा विशेष लगाव है और इतिहास विषय से मैंने नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा में पूरे भारत में 38वीं रैंक प्राप्त करके सिलेक्शन प्राप्त किया है। दोस्तों, इतिहास में मेरा अच्छा अनुभव है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से। और यहाँ विशेष रूप से हम रिट लेवल 2 से संबंधित प्रश्नों को शेयर करेंगे। आज एक सिंपल सा टॉपिक जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से हैं, 1857 की क्रांति, इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। और दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद में हम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि कल वाली क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास अपनी जो भी होगी, उसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में वैदिक सभ्यता और उसके बाद में जो भी आगे आगे अपने टॉपिक्स चलते जाएंगे, यानी कि क्रम से चलेंगे। उसके बाद में आज ये टॉपिक लेने का मेरा उद्देश्य है कि ये जो 1857 की क्रांति है, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो इससे संबंधित जो जानकारी है हम जोड़ पाएँ और इसके माध्यम से आप को जो है पुराना इतिहास है उससे जोड़ेंगे। तो मेरा विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और देख करके आप मुझे यह भी बताएं कि क्या प्रश्नों की संख्या जो है 30 से 40 की जाए या 50 की जाए, और यह भी बताएं कि प्रश्नों का स्तर कैसा है और प्रश्न किस प्रकार के हैं, सिंपल है या कठिन है, ये भी बताएं। और इसमें मुझे और किस प्रकार की व्याख्या करना है ये भी बताएं। हालांकि मैं इसका पूरे 360 डिग्री व्याख्या करूंगा, यानी कि जो प्रश्नों के चारों विकल्प हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में किसी भी परीक्षा में, चाहे वो रिट लेवल 2 हो, RAS हो या कोई भी इतिहास से संबंधित जिसमें भी मैटर आता है, उसमें किसी में भी आप जो है निश्चित रूप से अच्छे अंक पाओगे। और ये प्रश्न करने के बाद में आपको वो प्रश्न जो है वहाँ पर करोगे आप, तो इन्हीं में से प्रश्न मिलेंगे आपको निश्चित रूप से घुमा फिरा के। तो आप देखते रहिए और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, पहला विकल्प है पाल्मस्टन, दूसरा डलहौजी, तीसरा कैंपबेल और चौथा है कैनिंग। दोस्तों, यहाँ पाल्मस्टन की बात करते हैं तो पाल्मस्टन 1857 की क्रांति के समय जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। और डलहौजी की बात करें तो डलहौजी जो है 1848 से और 1848 से और 1856 के मध्य भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये भी नहीं होगा। कैंपबेल की बात करें तो कैंपबेल जो है 1857 की क्रांति के समय जो है मुख्य सेनापति थे। कौन थे? मुख्य सेनापति। तो आपका विकल्प क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो है इनका जो कार्यकाल है 1856 से लगा करके 1861 तक है। 1856 से 1861 तक हैं। और दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के बारे में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। वायसराय क्यों थे? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में एक एक्ट आया था और उस एक्ट के अंतर्गत वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया था। तो प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोनों चीज़ एक ही है, ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों वैसे तो 1857 की क्रांति का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखते रहिए कि एक प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे अपन। और हम ये भी देखेंगे इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से कि 1857 की क्रांति जो है इसकी क्या क्या कारण थे, कैसे हुई थी, ये सब हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प है सैनिक असंतोष, दूसरा है सामाजिक सुधार, तीसरा है धार्मिक हस्तक्षेप, चौथा है आर्थिक शोषण। दोस्तों यदि देखा जाए तो ये चारों विकल्प 1857 की क्रांति के कारण हुए हैं, लेकिन इसमें तात्कालिक कारण की बात हुई तो तात्कालिक कारण जो है दोस्तों वो है धार्मिक हस्तक्षेप। धार्मिक हस्तक्षेप क्यों है दोस्तों? दोस्तों 1857 के समय क्रांति से जस्ट पूर्व जो है पुरानी बेस ब्राउन बेस एनफील्ड की जगह दूसरी जो है इसकी ब्राउन बेस एनफील्ड की जगह 1857 की क्रांति के समय एनफील्ड नामक राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और उन एनफील्ड राइफल्स में जो है सुअर और गाय की चर्बी लगे कारतूस होते थे, यानी कि उन कारतूसों को तोड़ते समय, उनको खोलते समय मुंह से खोलना पड़ता था और उन पर जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस कारण से धार्मिक हस्तक्षेप जो है क्रांति का तत्कालिक कारण बना। दोस्तों दूसरा प्रश्न हो गया है, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए सामाजिक सुधार भी इसमें कारण था, लेकिन ये तत्कालिक कारण नहीं था, है ना। और सैनिक असंतोष की बात करें तो सैनिक असंतोष बहुत पहले से ही चला आ रहा था। 1854 में भी सैनिकों का जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, डाक वगैरह की सुविधाएं मिला करती थी वो बंद हो गई थी। तो सैनिक असंतोष पहले से ही था, लेकिन जो है धार्मिक हस्तक्षेप वाली नीति जो है इसी के कारण जो है ये विद्रोह भड़का था। आगे देखते हैं दोस्तों, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान दें, अवध का कब किया गया? पहला विकल्प 1848, दूसरा है 1856, तीसरा है 1854 और चौथा है 1857। दोस्तों यहाँ अवध वाली बात हो रही है, तो अवध का जो विलय है 1856 में किया गया था। और कैसे किया गया था दोस्तों? एक कमीशन बिठाया गया था और कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी कि अवध में बहुत अव्यवस्था है, यानी कि कुप्रशासन है। तो कुप्रशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने इसको जो है अपने साम्राज्य में, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इस कारण से अवध वाले भी अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गए थे। और 1848 की बात करें दोस्तों, तो 1848 में जो है सबसे पहले सतारा को जो है गोद निषेध नीति, यानी कि हड़प नीति के तहत इसको हड़पा था। सबसे पहले किसको? सतारा को हड़पा था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और 1854 की बात करें तो 1854 में जो है कहीं सैनिकों को मिलने वाली कई सुविधाएं, जिनमें डाक सेवा भी शामिल थी, वो जो है इनकी बंद कर दी थी और इस कारण से ये विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका है, आप ध्यान से देखिए। पहला विकल्प है कुंवर सिंह, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है बख्त खां, चौथा है सुरेंद्र शाही। दोस्तों यहाँ चारों विकल्पों के बारे में बात करेंगे हम। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुंवर सिंह है। दोस्तों बिहार के आरा जिले के कुंवर सिंह जो थे ये 80 वर्षीय थे। कितने वर्षीय? 80 साल के थे दोस्तों। और इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने जो अंग्रेज़ों के कई बार दांत खट्टे किए और ये अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। एक युद्ध में, एक संघर्ष में तो इनका एक हाथ जो है घायल हो गया था, उसमें बहुत गहरी चोट आ गई थी, जिस कारण से इन्होंने अपने हाथ को तलवार से काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया था। दोस्तों ये कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए
संघर्ष में ही घायल हो जाने के कारण कुछ दिनों बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो है लियाकत अली की बात करते हैं। तो लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। बख्त का जो है इन्होंने रुहेलखंड या बरेली में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। दोस्तों बख्त खां को खान बहादुर खान भी कहा जाता है ना। तो ये बख्त खां और खान बहादुर खान एक ही है। सुरेंद्र शाही की बात करें तो दोस्तों शाही बंधु जो है सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही, इन्होंने उड़ीसा में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे। तो सुरेंद्र शाही कहाँ के थे दोस्तों? ये थे उड़ीसा के। तो दोनों दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको चारों विकल्प अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है 1857 की क्रांति की बात हो रही है। तो क्रांतिकारियों ने किसे अपना नेता स्वीकार कर लिया था? किसको अपना नेता स्वीकार कर लिया था जिसके नेतृत्व में जो है ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? तो दोस्तों यहाँ पहला विकल्प है बहादुर शाह, दूसरा बेगम हजरत महल, तीसरा नाना साहेब, चौथा तात्या टोपे। तो दोस्तों यहाँ पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह जफ़र, इनको 1857 की क्रांति के जो विभिन्न संघर्षकर्ता थे इन्होंने अपना नेता चुन लिया था। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बहादुर शाह जफ़र। पूरा नाम इनका है बहादुर शाह जफ़र। दोस्तों बहादुर शाह जफ़र को अपने दो पुत्रों के साथ में हुमायूं के मकबरे से जो है गिरफ्तार कर लिया था। और मिर्ज़ा मुग़ल और एक और इनका लड़का था, इस दो लड़के थे, दोनों को जो है गोली मार दी गई और इनको इनकी बेगम के साथ में रंगून में जो कि बर्मा की राजधानी है वहाँ निर्वासित कर दिया गया था। और दूसरे विकल्प की बात करें दोस्तों तो दूसरा विकल्प जो है बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ में जो है अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। और इनका जो बेटा था बिरजिस कादिर को इन्होंने गद्दी पर बिठा करके और अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। नाना साहब जो थे, नाना साहब बिठूर, ये जो है ये पेशवा थे और इनको अंग्रेज़ों ने बिठूर में निर्वासित कर दिया गया था। यहीं पर इन्होंने तात्या टोपे के नेतृत्व में संघर्ष किया था। दोस्तों नाना साहब जो है अंत में नेपाल चले गए थे और तात्या टोपे जो है दोस्तों, तात्या टोपे जो है ये राजस्थान में से भी जुड़े हुए हैं। ये राजस्थान का भी इन्होंने 2 बार दौरा किया था और अंत में मान सिंह नामक एक इनका साथी था, इन्होंने इनको गिरफ्तार करवा दिया और अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छठा प्रश्न है दिल्ली पर आक्रमणकारियों का वर्चस्व कब स्थापित हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ 4 तारीखें दे रखी है आपको चारों विकल्पों में। चारों विकल्पों की जो तारीखें हैं वो किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई है। तो ध्यान दें दोस्तों, 5 मई की बात करें, 31 मई की बात करें, 10 मई की बात करें और 12 मई की, चारों हैं, चारों 1857 की हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 मई की। तो दोस्तों 5 मई की जो घटना है ये कोई विशेष घटना नहीं है 5 मई वाली, लेकिन 31 मई वाली जो घटना है ये विशेष है। विशेष इसलिए है कि 31 मई की जो तारीख है वो 1857 की क्रांति की जो तारीख थी वो निश्चित की गई थी क्रांतिकर्ताओं द्वारा, लेकिन ये जो है 10 मई को ही अनफॉर्चुनेटली घटित हो गई। और कहाँ घटित हुई? मेरठ में किसके नेतृत्व में? तो खान बहादुर खान मेरठ में बख्त खां के नेतृत्व में। कहाँ पर? 10 मई को, है ना, मेरठ में। और इसके बाद में 11 मई को ये मेरठ वाले सैनिक जो है बख्त सिंह के नेतृत्व में 11 मई को दिल्ली में आ गए और दिल्ली में आ कर के और 12 मई को दिल्ली पर इन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो दिल्ली पर कब वर्चस्व स्थापित हुआ दोस्तों? 12 मई को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 7वां प्रश्न है 29 मार्च 1857 की तिथि किसकी तिथि थी ये? तो मेरठ विद्रोह की अभी हमने देखा था दोस्तों 10 मई 1857 को हुआ था। बैरकपुर विद्रोह, मंगल पांडे को फांसी
और सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति दोस्तों, यहाँ मेरठ विद्रोह हमने देखा है। मेरठ विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? मेरठ विद्रोह 10 मई को। बैरकपुर विद्रोह, तो दोस्तों मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था बैरकपुर छावनी का, इन्होंने वो जो एनफील्ड राइफल्स का यूज़ करना इन्होंने जो है मना कर दिया, और अपना जो सैनिक अधिकारी थे बाग वगैरह, एक सैनिक अधिकारी का नाम था बाग था, इनकी हत्या कर दी गई, 2 सैनिक अधिकारियों की, और विद्रोह कर दिया। और इसको मंगल पांडे ही यहाँ विद्रोह करने वाला मुख्य सैनिक था। तो मंगल पांडे को गिरफ्तार करके और 8 अप्रैल 1857 को, कुछ दिनों बाद ही इसको फांसी दे दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1857 द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? दोस्तों पुस्तकों के बारे में भी विशेष रूप से पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों ने यानी कि चारों लोगों ने कुछ न कुछ किताबें लिखी हैं। तो यहाँ बात करते हैं पहले की, तो वी.डी. सावरकर जो है, इन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक लिखी है किसने? वी.डी. सावरकर ने। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अशोक मेहता, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अशोक मेहता ही है। अशोक मेहता ने 1857 द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट दोस्तों R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी है, द सिपोई म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। ये पुस्तक लिखी है किसने? R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार ने। और S.N. सेन ने एक छोटा सा टाइटल है 1857 के नाम से S.N. सेन ने पुस्तक लिखी है। दोस्तों S.N. सेन को जो है भारत सरकार ने आज़ादी के बाद में 1857 के ऊपर एक पुस्तक लिखने के लिए, इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। तो ये जो S.N. सेन जो थे भारत के मतलब सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है दोस्तों। वैसे 1957 में R.C. मजूमदार को सरकार ने नियुक्त किए थे, लेकिन इनकी सरकार से बनी नहीं, तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से ही 2 ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आपके दिमाग में ये बात आ भी रही होगी कि मेरठ में जो है 10 मई को क्रांति का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों दिल्ली में क्रांतिकारी 11 मई को आए थे और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। दोस्तों कानपुर में जो है 5 मई को, कानपुर में कब? 5 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी। कानपुर में कब हुई थी? 5 मई को कानपुर में, और झांसी में जो है 5 मई को क्रांति की 5 जून को हुई थी। 5 मई को नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, 5 जून को शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? कानपुर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। 1857 की क्रांति के असफलता का कारण था, क्या कारण था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन व नेतृत्व का अभाव, सैनिक असफलता। तो दोस्तों इसमें आपको भी समझ में आ रहा होगा कि विभिन्न जो नेता थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को एक नेता तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो सब अलग अलग लड़ रहे थे, एक संगठित रूप से वो नहीं लड़ रहे थे, तो इस कारण से वो असफल हुए। तो संगठन व नेतृत्व का अभाव। दोस्तों वो जो बहादुर शाह जफ़र थे वो भी बेचारे 80+ उम्र पार थे, तो वो भी सही से इसका नेतृत्व नहीं कर पाए, इस कारण से ये क्रांति असफल रही। नेक्स्ट है दोस्तों, बोर नहीं होना है दोस्तों, हर प्रश्न को इंटरेस्ट के साथ में देखना है।
और आप देखते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इन 30 प्रश्नों में से, और आप लेवल भी चेक करते जाइए। और यदि आपकी इच्छा हुई और आपके कमेंट्स आए तो मैं निश्चित रूप से इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दूंगा। और यदि आप को आवश्यक हुआ और आपको ज़रूरत हुई तो मैं इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11वां, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया। दोस्तों 1857 की क्रांति के पहले जो है कंपनी का शासन था। किसका? कंपनी का। शेयर धारकों ने एक कंपनी बनाई थी। शेयर धारकों ने ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का शासन था कब तक? 1857 तक। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी कंपनी 1857 तक। इन्होंने राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इस कारण से 1857 के विद्रोह के बाद जो है 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी ने सीधा जो है कंपनी को अधिग्रहित कर लिया था और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया था। उस समय ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। और दोस्तों 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन गवर्नर जनरल जो कि बाद में वायसराय कहलाया ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में के कंपनी गार्डन में घोषणा की थी इस 1858 की अधिनियम की। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई थी, जिसमें कि भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, और भारत में नए क्षेत्रों को नहीं जीतना, और इस तरीके से देशी रियासतों का यथास्थिति बनाए रखना। ये सारी घोषणाएं की गई थी। और ऐसे विद्रोही जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं हो उनको रिहा करना, उनको माफ़ करना, इस तरीके के इसमें प्रावधान थे दोस्तों। तो यहाँ ये आपका जो इस प्रश्न का आंसर है वो 1858 का अधिनियम है। दोस्तों इसके जस्ट बाद एक और सुधार अधिनियम 1861 भी आया था, लेकिन इसका आंसर यही है। इसी के अंतर्गत जो है ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन ले लिया था। और आपको पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसके मूवमेंट के परिणाम स्वरूप एक सुधार का अधिनियम आया था 1892 का, जिसके माध्यम से कि भारत में एक निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है। और 1909 का अधिनियम तो आप जानते ही हो दोस्तों, मार्ले मिंटो अधिनियम। इसके अंतर्गत जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के बीज बोए थे। इसी में जो है मुसलमानों को जो है अलग से जो है इनको सीटें निर्धारित की गई थी। और इसमें दोस्तों ऐसा सिस्टम था कि कैंडिडेट भी मुस्लिम ही खड़ा होगा और वोट भी वहाँ उसको मुस्लिम ही देंगे, चाहे वहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हों। ये प्रावधान थे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक तरीके के प्रावधान थे, जिसको कि 1919 के अधिनियम में और भी बढ़ा दिया गया था, जिसमें सिखों को भी दे दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया था, और इसके अलावा इसको 1935 में बढ़ाकर हरिजनों को भी दे दिया गया था। तो ये बहुत आगे की चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। यह कथन किसका है दोस्तों? कई बार पूछा है इस कथन को, तो ये आप याद रखना, एक शब्द याद रखना, तथाकथित। ये तथाकथित से ही पकड़ना। तथाकथित जो शब्द हैं, ये जो कथन है दोस्तों, ये है RC मजूमदार का। किसका है? RC मजूमदार का। RC मजूमदार ने इसको राष्ट्र विद्रोह नहीं माना है। तो इसका आंसर क्या है? RC मजूमदार। दोस्तों VD सावरकर ने 1909 में पुस्तक लिखी थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। उसमें जो है इन्होंने इसको राष्ट्र संग्राम माना है। तो इसका आंसर RC मजूमदार हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, 1857 में झांसी
के विद्रोह को किसने दबाया था? दोस्तों ये बहुत काम का प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों इसमें मैंने जितने भी प्रश्न डाले हैं मैंने बनाए हैं दोस्तों, कई पुस्तकें पढ़ने के बाद में मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं और उसमें से इस तरीके से प्रश्नों का चयन किया है मैंने कि पूरा जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए और पूरे जो है हम टॉपिक को जो है 360 डिग्री घुमा दें, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सभी तरीके से, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। दोस्तों किसने दबाया था? तो कर्नल नील है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है ह्यूरोस, तीसरा कैंपबेल, आउट्रम। तो दोस्तों यहाँ आपका जो विकल्प, आपका जो आंसर है वो है ह्यूरोज। कौन है दोस्तों? ह्यूरोज। दोस्तों ह्यूरोज ने जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घायल कर दिया गया था और वो युद्ध मैदान में एक तरीके से शहीद हो गई थी, तब ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ लड़ने वालों में एक ही शेरनी थी, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि एक ही मर्द थी, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों कर्नल नील ने जो है इलाहाबाद में जो है लियाकत अली के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था और कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबाया था। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों की संख्या और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या था? दोस्तों बात है 1857 की क्रांति के समय की, न कि बात की। तो दोस्तों उस समय जो भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात था वो था 5:1 1857 की क्रांति के दौरान और उससे पहले। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और उसके बाद में ये जो अनुपात है 2:1 हो गया था। ये ध्यान रखना है। 5:1 पहले था, यानी कि भारतीय सैनिक पहले ज़्यादा थे और उसके बाद में जो है भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और बड़े पद केवल तोपखाना वगैरह का जो आयुधगार थे उनका पद जो है केवल अंग्रेज़ों यानी कि यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया था इन लोगों ने। और दोस्तों इसके बाद में जो है, क्योंकि इस विद्रोह में 1857 के विद्रोह में बंगाल और अवध के सैनिक ही ज़्यादा थे, तो यहाँ के सैनिकों की संख्या कम कर दी, यानी कि इनको भर्ती करना ही बंद कर दिया अंग्रेज़ों ने। और पंजाब और गोरखों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो गोरखों और पंजाबियों को, सिखों को जो है 1857 की क्रांति के बाद ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया और उन्हें ज़्यादा वीर माने जाने लगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है मैं आशा करता हूँ आप बोर निश्चित रूप से नहीं हो रहे होंगे, इंटरेस्ट ले रहे होंगे आप प्रश्नों का। दोस्तों यदि मैं जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आपको व्याख्या कर रहा हूँ, यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में मैं ज़्यादा आपको व्याख्या नहीं बताऊँ। वैसे दोस्तों ये व्याख्या भी ज़रूरी है, ताकि आपको जो आपने पहले कहीं पढ़ रखा है वो क्लियर हो जाए, आपको रिकॉल हो जाए और आपका इन प्रश्नों के माध्यम से ही पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, इसलिए ये व्याख्या ज़रूरी है। 15वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में क्या किया? ये देखने वाली बात है। पहला विकल्प है हड़प नीति का त्याग, हड़प की नीति त्याग दिया, भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया, बंगाल में अवध के बंगाल में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वह है ना, ये ध्यान रखना, बंगाल व अवध के सैनिकों की संख्या कम कर दी। चौथा विकल्प है भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति त्याग दी। तो दोस्तों चारों विकल्प जो है इसमें देखना है कौन सा विकल्प सही है और कौन से गलत हैं। इसमें विकल्प भी दे रखे इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ जो हैं ये चारों विकल्प हैं, ये हड़प नीति त्याग दी थी, संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया था और सैनिकों की संख्या कम कर दी थी, अवध और बंगाल के सैनिकों की संख्या हमने पहले भी चर्चा करी, और हस्तक्षेप की नीति भी त्याग दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा। 1 2 3 4 चारों विकल्प जो है सही है। दोस्तों
संप्रदायवाद के तहत इन्होंने किया। 1857 की जो क्रांति थी ना, इसका जो कारण इन्होंने मुसलमानों को माना था कि मुसलमानों ने जो है ये क्रांति की है। तो इन्होंने तुष्टिकरण की नीति, पहले तो मुसलमानों को जो है हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया, और फिर बाद में जो है सर सैयद अहमद खां वगैरह इनको जो है आगे इनको बढ़ावा दिया, यानी कि इनका पक्ष लिया, और इस तरीके से इन्होंने संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्म है दोस्तों, ये युग्म की जगह युग्म शब्द युग्म है ना, युग्म सही सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा यहाँ ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको ध्यान रखना है, इसको इग्नोर करना है अपन को। सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। खान बहादुर खान दोस्तों, खान बहादुर खान देखना है कहाँ के थे, तो हमने पहले ही देखा था। खान बहादुर खान रुहेलखंड या बरेली में इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट मनीराम दत्ता, तो मनीराम दत्ता ने जो है आसाम में किया था, ये बिल्कुल सही है। और शाही बंधु ने उड़ीसा में किया था, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने उड़ीसा में किया था। और गजाधर सिंह ने गोरखपुर में किया था। तो इसका आंसर क्या है, खान बहादुर खान, क्योंकि खान बहादुर खान ने बरेली में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही बरेली है दोस्तों ये। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में नाना साहब की ओर से मुख्य भूमिका निभाने वाले तात्या टोपे कौन? तात्या टोपे का असली नाम क्या था दोस्तों? तो तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। और दोस्तों धोंदू पंत जो है वो नाना साहब का नाम था, नाना साहब का असली नाम था। और मणिकर्णिका जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम था, मूल नाम। और दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और झांसी के गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ था। और दोस्तों महक परी जो है ये बेगम हज़रत महल को कहा जाता है। किसको? बेगम हज़रत महल को कहा गया। और ये महक परी है। और महल परी जो है झांसी की रानी, महल परी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। तो दोस्तों चारों के चारों इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इन्होंने ये क्या है दोस्तों, एक तरफ तो विद्वानों ने इन 1857 के विद्रोह को क्या माना ये दे रखा है, दूसरी तरफ विद्वान का नाम दे रखा है। तो दोस्तों पहला विकल्प है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। तो दोस्तों ये जो माना है, ये माना है LER रीच, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है ये। और बर्बरता दूसरा विकल्प है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, तो TR होम्स ने माना है ये, बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो दोस्तों ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है आउट्रम ने माना है। किसने? आउट्रम ने माना है, डिज़रायली ने नहीं माना। दोस्तों डिज़रायली तत्कालीन ब्रिटिश संसद के एक सांसद थे और ये अपोजिशन में थे। किस में थे? अपोजिशन पार्टी में थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति के विद्रोह को राष्ट्रीय विप्लव की संज्ञा दी थी। ये अंग्रेज थे लेकिन इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों सैनिक विद्रोह। दोस्तों सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इसको केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। आशा करता हूँ दोस्तों आप बोर नहीं हो रहे होंगे। 12 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी जल्दी इनको करते हैं समझते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। विद्रोह करता है एक तरफ, दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसमें 4 प्रश्न कवर हो रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक ही प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं 4 तरीके से। तो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है आपके लिए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें सही सुमेलित कौन सा है विकल्प होगा इसमें। मंगल पांडे, दोस्तों हमने देखा था मंगल पांडे बैरकपुर से संबंधित थे। और बख्त खां कहाँ से संबंधित हैं? बख्त खां
ये बरेली से संबंधित थे। कहाँ कहाँ से? बख्त खां बरेली से संबंधित थे। और दोस्तों नाना साहेब कानपुर से संबंधित थे और लक्ष्मीबाई जो है झांसी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 1 4 3। देखते हैं दोस्तों, 2 1 4 3। तो इसका सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना पहली है? कौन सी घटना पहली है? यहाँ थोड़ा सा ये डबल हो गया, इसको आप इग्नोर करिए। तो देखते हैं दोस्तों, कौन सी कानपुर में नाना साहब द्वारा विद्रोह, या तारीख लिखते हैं दोस्तों, ये हुई थी ये घटना 5 जून को। ये आप ध्यान रखना, 5 जून को भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। कब पहुंच गए थे दोस्तों? तो ये 11 मई को पहुंच गए थे। हमने देखा था कितनी, 11 मई को। झांसी की रानी का विद्रोह दोस्तों, ये भी कब हुआ था? 5 जून को हुआ था झांसी में भी विद्रोह, 5 जून को। 5 और 6 जून को हुआ था दोस्तों। और नेक्स्ट है तात्या टोपे को फांसी। तो तात्या टोपे को फांसी जो है दोस्तों अप्रैल 1859 में दी थी। तो यहाँ सबसे पहली घटना कौन सी है दोस्तों? सबसे पहली घटना जो है वो है भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुँचना। ये घटना सबसे पहले की है दोस्तों। इनको क्रम से जमाने के लिए आए तो भी आपको इनको ध्यान रखना है तारीखों को, और इसको जमा लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है दोस्तों। इससे पहले भी इस प्रकार का प्रश्न कर चुके हैं। तो दोस्तों एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, यानी कि एक तरफ ब्रिटिश सेनापति हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र हैं कि इन्होंने किस क्षेत्र में दबाया विद्रोह को। तो दोस्तों विलियम टेलर और विलियम आयर, यानी कि टेलर और आयर ने जो है विद्रोह को बिहार में दबाया था। कहाँ दबाया था दोस्तों? बिहार में। ये बिल्कुल सही है। निकलसन दोस्तों, निकलसन ने दिल्ली में दबाया था, बिल्कुल सही है। निकलसन और हडसन ने दिल्ली में दबाया था, कैंपबेल ने कानपुर में और ह्यू रोज ने झांसी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है वो पहला हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह चपाती व कमल था। तो दोस्तों बिल्कुल सही कथन है। पंजाब और दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का जो प्रभाव है वो नगण्य रहा। तो दोस्तों दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। अधिकांश भारतीय राजाओं ने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया, ये भी बिल्कुल सही है। सही नहीं है ये देखना है दोस्तों अपन को। तो बचा कौन सा? चौथा बचा। चौथा जो है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कोई सैनिक परिवर्तन नहीं किए। दोस्तों हम इस चीज़ को पहले ही देख चुके हैं कि 5:1 की बजाय 2:1 इन्होंने सैनिकों का जो अनुपात कर दिया गया था, तो सैनिक परिवर्तन इन्होंने किया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 23वां प्रश्न है दोस्तों। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में से प्रत्यक्षदर्शी था। 1857 की क्रांति का जो है वो प्रत्यक्षदर्शी जो है कौन था, ये देखना है दोस्तों। तो पहला विकल्प है मिर्ज़ा गालिब, दूसरा मोहम्मद इकबाल, तीसरा राम मोहन राय, चौथा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों यदि विवेकानंद की बात करें तो तब इनका जन्म भी नहीं हुआ था। इनका जन्म जो है 1862 में हुआ था। तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। मोहम्मद इकबाल भी, यह भी बात के हैं। राम मोहन राय का जन्म जो है 1774 में हुआ था और 1833 में ये मर गए थे। ये ब्रिस्टल में ये मर गए थे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन है दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो है 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे, ये याद रखना है दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। 1857 की क्रांति के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों ये पामस्टन के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कैनिंग गवर्नर जनरल थे। कैंपबेल सेनापति थे। एचिसन दोस्तों, एचिसन ने जो है एचिसन ने ही ये कथन कहा था। क्या कथन कहा था? कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। दोस्तों इसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला करके आपस में सहयोग किया था। इस कारण से एचिसन ने ये
कथन कहाँ है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, R.C. मजूमदार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इनके संदर्भ में देखते हैं, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अकल्पनीय था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, इन्होंने ही कहा था। यह यानी कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था। पहले भी हम देख चुके हैं इसको, तो ये भी इनका ही कथन था। तो और तीसरा विकल्प है, इन्होंने द सिपोई म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 पुस्तक लिखी। तो दोस्तों लिखी है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। दोस्तों ये पुस्तक जो है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। चौथा वाला विकल्प की पुस्तक, ये पुस्तक जो है 1867 में दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी और इसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। तब उस समय दोस्तों इन्होंने प्रति भारतीय 20 रुपये वार्षिक आमदनी इसके माध्यम से अनुमानित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 26वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों ये रियासतें हैं और इन रियासतों को अंग्रेज़ों ने मिलाया था, तो इनका क्रम क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना है आपको इसको। तो सतारा, जैतपुर, संभल, झांसी, उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ सतारा को 48 में मिला लिया था, सतारा को 1848 में मिला लिया था, और जैतपुर को भी 1848 में मिलाया था, और संबलपुर को 1849 में 1850 में मिलाया था दोस्तों, 1850 में मिलाया था। और दोस्तों इसी प्रकार से 1852 में उदयपुर को, और इसी प्रकार से 1853 में जो है झांसी को मिलाया था, और सबसे बाद में 1854 में दोस्तों नागपुर को मिलाया था। किसको मिलाया था? नागपुर को। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, यदि आप याद रख सको तो इसका फॉर्मूला है सजे सब उझाना। स से सतारा, जे से जैतपुर, सजे से संबलपुर, और सब बघाट भी आएगा दोस्तों इसमें, बघाट मैंने इसको छोड़ दिया है, और फिर उझाना उदयपुर और झांसी और नागपुर। इस तरीके से छः सात थी दोस्तों। इनको जो है डलहौजी ने हड़प नीति के तहत हड़पा था। हड़प नीति के यानी गोद निषेध की नीति के तहत इनको मिलाया था। तो दोस्तों इनका जो क्रम है वो हो जाएगा, इनका क्रम जो है वो हो जाएगा 1 2 3 और 4 5 5 4 1 2 3 5 4। तो 1 2 3 5 4 किस में है? ये इसमें है, दूसरे वाले में। ये विकल्प हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विकल्प हो जाएगा? एक बार फिर देखिए, ये वाला 1 2 3 5 4। नेक्स्ट है दोस्तों, अवध को किस आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। तो दोस्तों पहला विकल्प है स्वेच्छा से। दोस्तों स्वेच्छा से कौन जाएगा? दूसरा है कुशासन का आरोप, और तीसरा है आक्रमण करके, और चौथा है हड़प नीति। दोस्तों आप में से बहुत सारे हड़प नीति करेंगे। जितने भी हड़प नीति के तहत रियासतें थी उनका विवरण पहले ही हम बता चुके हैं। हड़प नीति के अंतर्गत अवध को नहीं मिलाया गया था। यदि आपको कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से किस रियासत को हड़प नीति के तहत नहीं मिलाया, तो वो अवध ही आएगा। ये फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, नेट में भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। छोटी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को ही दोहराया जाता है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अवध को जो है हड़प नीति के तहत नहीं अपनाया गया था, इसको कुशासन का आरोप लगाया था, और 1856 में जो है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। दोस्तों लास्ट 3 प्रश्न हो रहे हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था। दोस्तों मैंने पहले चर्चा की थी कि R.C. मजूमदार को बनाया था, लेकिन इनकी सरकार से अनबन हो गई तो ये हट गए थे। तो उसके बाद में S.N. सेन ने 1857 नाम से सरकारी किताब लिखी थी, और यही सरकारी इतिहासकार थे कौन? S.N. सेन। सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों यह है नहीं है, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। तो नहीं है यहाँ पर। तो लक्ष्मीबाई ये कहाँ मारी गई दोस्तों? ये युद्ध क्षेत्र में मारी गई। आपको पता है तात्या टोपे, तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। इनको 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। हज़रत महल जो है, बेगम हज़रत महल, ये नेपाल पलायन कर गई थी दोस्तों। जो तात्या टोपे के जो वो थे, मतलब पेशवा थे, नाना साहेब, तो नाना साहेब भी जो है नेपाल पलायन कर गए थे। और बहादुर शाह जफ़र है, इनको ब्रिटेन में निर्वासित नहीं किया गया था दोस्तों, इनको रंगून में निर्वासित किया गया था और यहीं इनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण था। दोस्तों ये जो है कारण सारे हैं। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग भी कारण है, और सती प्रथा पर रोक भी कारण है। विधवा विवाह जो 1856 में पारित किया गया था वो भी है। डलहौजी की हड़प नीति। तो दोस्तों यदि राजनीति की बात करें तो राजनीति की बात है वो हड़प नीति है। हड़प नीति के अंतर्गत इन्होंने सतारा, नागपुर, अवध, सतारा, नागपुर, संबलपुर, जैतपुर इनको जीता, मतलब हड़पा था। दोस्तों हड़प नीति से तात्पर्य है कि यदि राजा का उत्तराधिकारी नहीं हो, यदि राजा का उत्तराधिकारी नहीं हो तो उनको जो है अंग्रेज़ों को अपनी रियासत सौंपना पड़ेगा। वो कहीं से गोद नहीं ले सकते हैं दोस्तों। इसमें जो है अंग्रेज़ों ने रियासतों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहली तरीके की वो रियासतें, वो स्वतंत्र रियासतें थी जिनको कि गोद लेने का अधिकार था। दूसरी वो जो अंग्रेज़ों से पूछकर गोद ले सकती थी, और तीसरी वो कि किसी भी स्थिति में गोद नहीं ले सकती थी वो रियासतें। तो इन्होंने 3 कैटेगरी में रियासतों को डिवाइड किया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे रियासतों को जो है हड़प लिया था। गोद निषेध, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज ये 30 प्रश्न किए हैं। आशा करता हूँ आपको इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अगला जो वीडियो है वो भी देखें। अगला वीडियो दोस्तों मैं हड़प्पा सभ्यता पर बनाने वाला हूँ, और उसके बाद में जो है आपको अगला वीडियो वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में दूंगा दोस्तों। और आप प्रश्नों के बारे में ज़रूर बताइए कि प्रश्न 30 ही रखे जाएं या 50। दोस्तों मेरे हिसाब से 50 प्रश्न ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे 50 अच्छा है, क्योंकि आपके 45 प्रश्न आते हैं रीट में। तो उस हिसाब से दोस्तों इतिहास के प्रश्न ही सबसे ज़्यादा आएंगे। 45 में से 18 से 20 प्रश्न आपको इतिहास से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो आप इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़िए। और दोस्तों ये जो पढ़ रहे हैं, रीट का जो सिलेबस है आपका इतिहास का, ये आपके पटवारी में, ग्राम सेवक में, एसआई में, सब में कॉमन है दोस्तों। तो आप ऐसा नहीं मानिए कि ये केवल आपके रीट के लिए ही है, ये सभी के लिए आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको आप अच्छी तरीके से देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना। और यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से आपको अवेलेबल करवाएंगे दोस्तों। आपकी विशेष मांग और परमानंद जी सर की विशेष आग्रह पर मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा मैटर मिले और ऑथेंटिक मैटर मिले। दोस्तों मैंने जो 30 प्रश्न बताए हैं, 30 प्रश्न का आपको विवरण भी दिया है, ये पूरा ऑथेंटिक है। किन्हीं भी गाइडों में आप मिला लीजिए। और मेरे पास दोस्तों गाइडों का अथाह भंडार है। सभी तरह की गाइडें हैं मेरे पास, जैसे आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, विश्व इतिहास और राजस्थान के इतिहास, सभी तरीके का दोस्तों। मैं वर्तमान में जो है 3rd ग्रेड टीचर हूँ, तृतीय श्रेणी अध्यापक 2012 से। और मेरा जो है नवोदय विद्यालय में व्याख्याता पद पर चयन हो गया है। और वर्तमान में आपको प्रेरित करने के साथ साथ, आपको मार्गदर्शन करने के साथ साथ मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आप अपनी जिज्ञासाएँ अवश्य लिखिए, ताकि मैं उनको शामिल करते हुए आगे के वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस वीडियो के बाद में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 30 प्रश्नों का वीडियो आने वाला है। आप उनको देखना, और उनको देखने से पहले आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए, ताकि आपको प्रश्न सोल्व करने में आसानी रहे। और ये भी बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।